स्टार्टेड मैम। अच्छा, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कैसे काम करता है, और इसमें जो भी इलास्ट्रेशन था वो कंप्लीट किया था, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से एक हम लोगों ने किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ठीक है, आज बाकी जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर, और इसमें कुछ एमसीक्यूज भी है, वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से बोल रहा है, मिस्टर पंकज रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो मिस्टर पंकज का फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोडक्शन होता है? मोटर स्पेयर्स, ठीक है, जो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। The following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st March 2022। 31st March 2022 में दिया हुआ है उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अच्छा देखो, WIP यानी कि जो सेमी फिनिश्ड है, ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल परचेस कितना किया गया, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना रहा, कितना रिटर्न हुआ था, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी के बारे में भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर यहाँ पर दिया हुआ है देखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और इधर दिया हुआ है बाई प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, मतलब ये प्रोडक्शन करते हुए इनका कुछ बाई प्रोडक्ट भी जनरेट हुआ है जो ये 20,000 में बेच देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो सिंपल हम लोग को बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिखाना है। मिस्टर पंकज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो Question 1. In the books of Mr. Pankaj, manufacturing account for the year ended 31st March 2022। Particulars amount, credit, debit। अच्छा, बोला है कि डब्ल्यू आई पी ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग WIP यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टू ओपनिंग WIP, और क्लोजिंग इधर जाएगा बाय क्लोजिंग WIP। अच्छा, ओपनिंग WIP 3,90,000 और ये 5,07,000। 3,90,000 और 5,07,000। अच्छा,
फिर नेक्स्ट देखते हैं। रॉ मटेरियल परचेज ओपनिंग क्लोजिंग रिटर्न इन और इनडायरेक्ट। अच्छा, तो रॉ मटेरियल हम लोग क्या लेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है। रॉ मटेरियल डायरेक्ट होगा हम लोग का, ठीक है, ये जो दिया हुआ। इनडायरेक्ट अपने आप बता दिया है कौन सा कितना अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके अंदर लिखना पड़ेगा परचेज 12,10,000 ओपनिंग। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,02,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है हम लोगों का 12,10,000। अब रिटर्न था एक, ठीक है, तो इसका मतलब क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया होगा जो परचेज किया, तो रिटर्न कर देंगे लेस यहाँ से, तो नेट परचेज पता चलेगा। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है 18,000। फिर यहाँ से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 3,10,000। तो इसमें चेक करना पड़ेगा कितना रह रहा है, ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा। थ्री लैख 2,000 पहले से था, ठीक है। फिर परचेज हुआ 12,10,000, उससे माइनस हो जाएगा 18,000, फिर माइनस हो जाएगा 3,10,000, तो पता चल जाएगा कितना रॉ मटेरियल यूज्ड हुआ है, 11,84,000। 11,84,000 हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या डिटेल्स है। अच्छा, इसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, पहले डायरेक्ट सारा चीज लिख लेते, तो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लेते, उसके बाद इनडायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट वेजेस 2,10,000। 2,10,000, कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं डायरेक्ट वेजेस के बाद यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी है 1,30,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी 1,30,000। रॉयल्टी हो गया 1,30,000। देखो, वैसे रॉयल्टी टोटल में दिया हुआ है, मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जिसे हम लोग फिनिश्ड गुड्स के 1 यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट क्वेश्चन जब बोल रहा है कि ये डायरेक्ट है तो हम लोग को डायरेक्ट मानना पड़ेगा। हम लोग दिमाग क्यों लगाए कि भाई इसको कैसे 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाई करेंगे, तो हो सकता है उसी हिसाब से कैलकुलेटेड होगा, तभी ये लोग डायरेक्टली से बोल रहे हैं। बोल दिया है डायरेक्टली तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट क्यों माने। अच्छा, अब इसके बाद जो जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो लिखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, इसमें आ जाएगा
मटेरियल, उसके नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। वेजेस देखते हैं, मटेरियल कितना था, इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000, वेजेस 48,000। अच्छा, उसके बाद है रिपेयर मेंटेनेंस 2,30,000। रिपेयर मेंटेनेंस 2,30,000। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40 और 60। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40, पहला वाला था 40,000 और ये था 60,000। अच्छा, उसके बाद बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट तो क्रेडिट साइड में जाएगा, बाई प्रोडक्ट तो एंसिलरी पार्ट के हिसाब से प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको बेच के हम लोग अपना कॉस्टिंग को कम करते हैं, तो ये हो जाएगा बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 20,000। बस हो गया, अब टोटल करके हमें देखना है कि कितना होगा। तो 11,84,000 प्लस 3,90,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 16,000 प्लस 48,000 प्लस 2,30,000 प्लस 40, 60, 1,00,000, 23,08,000। 23,08,000 माइनस 5,07,000 माइनस 20,000, 17,81,000, ये आ रहा है आंसर, 17,81,000। अच्छा, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और ये क्या निकला, जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल था ये क्वेश्चन, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, चलो देखते हैं। The following is the trial balance of Mr. Pandit for the year ended 31st March 2022। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में दे दिया है रॉ मटेरियल 1,50,000, फिनिश्ड गुड्स 75,000, परचेज ऑफ, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये अलग पॉइंट आ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये लास्ट क्लास में भी किया था, ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है, क्योंकि फिनिश गुड्स बना के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है, गुड्स जो है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते हैं, फिर वो फिनिश गुड्स कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है, जहां पर हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कितना स्टॉक बिक गया। तो अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक का, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, तो वो कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में, ये कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए।
लूज टूल्स भी बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए। कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए। कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कहाँ पर कौन सा डेटा जाएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हम लोग के बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। फर्नीचर फिक्सचर ये भी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से लेस होगा। सैलरी जो है ये पीएल में जाएगा। ठीक है, कोल एंड फ्यूल ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डेटा है, फैक्ट्री का डेटा है। देखो कैसे समझेंगे, फैक्ट्री रिलेटेड डेटा, तो ये जो कोयला वगैरह ये सब लग रहा है तो ये तो फैक्ट्री का डेटा, ये ऑब्वियसली ऑफिस का डेटा नहीं होगा। ऑफिस में थोड़ी ना कोई कोयला वगैरह ये जो जलानी वगैरह यूज करेगा। फिर फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ये बता ही दिया है, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो फैक्ट्री आइटम तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। देखो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने जैसे लिखवाया था, अगर तुम लोग देखोगे, देखो मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था यहाँ पर, ये देखो जो फैक्ट्री अकाउंट है, फैक्ट्री में जो भी डेटा आएगा, ये देखो क्या लिखवाया था कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, ये पूरा प्रोसेस फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में ये पूरा प्रोसेस होने का जो भी कॉस्टिंग वगैरह होगा उसके लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, तो वही यहाँ पर। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस। अब ये जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, कुछ नहीं बोला है, तो पीएल में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पीएल में जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा पीएल में जाता है। सेल्स रिटर्न सेल से लेस होगा, मतलब ट्रेडिंग में। बैड डेप्ट कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, क्योंकि ये पीएल का ही आइटम है, आफ्टर सेल आइटम है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ प्रोडक्शन तक का आइटम जाता है। फिर डायरेक्ट वेजेस ब्रैकेट में दे दिया है फैक्ट्री, तो फिर ये तो कंफर्म है कि चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। पावर, पावर कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मोड है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक होता है और एक होता है हमारा जो है कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियली जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज होता है फैक्ट्री में, उसे पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पेड पीएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये भी पीएल में जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या आइटम है। कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ट, कमीशन पेड। ठीक है, तो कमीशन पेड जो है ये तो पीएल में जाएगा। कैरेज इनवर्ट और आउटवर्ट कहाँ जाएगा बोल सकते हो, बोलो कैरेज इनवर्ट और आउटवर्ट कहाँ जाएगा, बोलो। लास्ट दिन भी बताया, कैरेज इनवर्ट और आउटवर्ट कहाँ जाएगा। बोलो कैरेज इनवर्ट और आउटवर्ट कहाँ जाएगा। ये तो मैंने जब फाइनल अकाउंट्स करवाया है, जिन्होंने किया है तब भी बोल दिया था, लास्ट क्लास भी बोला। कैरेज इनवर्ट जो है ये खर्चा, ये वाला खर्चा जो है ये मेटेरियल को लेके आने का है खर्चा। ठीक है, मेटेरियल को गोडाउन तक लेके आने का खर्चा। अगर हम लोग का ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो अगर हम लोग फिनिश गुड्स बेचते हैं, किसी से फिनिश गुड्स खरीद के उसमें प्रॉफिट लगा के, यानी अगर हम लोग ट्रेडर है, तो उस केस में फिनिश गुड्स को अपने गोडाउन तक लेके आने का खर्चा, तो ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। और कैरेज आउटवर्ड मैंने ये पहले भी, मतलब एटलीस्ट फाइनल अकाउंट्स जो फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो कंप्लीट हुआ था बीच में गैप के पहले, ठीक है, जब ये कंप्लीट हुआ था तब ये सब मैंने लिखवा के डिटेल्स में बोल दिया था। तो ये कैरेज आउटवर्ड जो है ये डिलीवरी चार्जेस होता है, अगर हम लोग कस्टमर का डिलीवरी कर रहे हैं तो उसका खर्चा, तो कैरेज आउटवर्ड जो है ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, कैरेज आउटवर्ड जो है ये हम लोग का पीएल में जाता है। ठीक है, अच्छा मतलब ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। फिर इधर देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। परचेज जो है ये परचेज रिटर्न है, अब हम लोग क्या परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, तो उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अगर ये मैन्युफैक्चरर नहीं होता तो फिर ये ट्रेडिंग में, जैसे तुम लोग परचेज लेस करते हो तो वो भी परचेज है ये भी परचेज, लेकिन आइटम क्या है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल परचेज करेगा, और अगर ट्रेडर है तो फिर फिनिश गुड्स परचेज करेगा। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में।
बिल्स पेबल ये भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट ये जो है पहले से मतलब इतना प्रोविजंस ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको पीएल में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। फिर देखो सेल्स, सेल्स कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिया है, बोल रहा है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख। बोल रहा है कि ईयर एंड में फिनिश गुड्स इतना देखने को मिला। अच्छा ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा। जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो दो जगह पे पुट होता है, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है उसके बाद ये इंफॉर्मेशंस मिला था, ये ट्रायल बैलेंस वगैरह बनने के बाद। तो हमेशा इसका दो जगह पे जो है ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पे 5% प्रोविजंस क्रिएट करना है। तो ये प्रोविजंस क्रिएट करने के बाद एक तो बैलेंस शीट में डेटर से लेस होके बैठेगा ये जितना अमाउंट आएगा, और एक जो है हम लोग का पीएल में चार्ज होगा कितना प्रोविजन क्रिएट होगा। लेकिन पहले से प्रोविजंस में हमारा कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, अभी जो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस देखा तो वहां पर देखा ना कि पहले से कुछ प्रोविजंस में अमाउंट हमारा पड़ा हुआ है। तो अभी इस बार जो क्रिएट करेंगे और पहले से पड़ेगा, इस बार कितना क्रिएट करना पड़ रहा है, पहले से कितना अवेलेबल है। अगर और भी हमें चाहिए, जैसे देखो हमारे पास अवेलेबल 2000 है, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा ना, ये देखो हमारे पास अवेलेबल कितना है, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2000। अब करेंटली हमें जितना रेडी करना पड़ेगा वो देखेंगे कितना होगा। तो प्रीवियसली कितना है, प्रीवियसली हमारे पास 2000 है, ठीक है। और अगर अभी हम लोग को देखे देखे कि 5% ऑन सन्ड्री डेटर करके 5000 हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, देखेंगे कितना हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2000 तो पहले से ही था तो और 3000 का नया प्रोविजंस क्रिएट करने से ही काम बन जाएगा। या फिर मान लो अगर हमें अभी 1500 का ही प्रोविजन क्रिएट करना है तो करेंटली पीएल से हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, यहाँ से ही 1500 का प्रोविजंस बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतना तो पड़ा हुआ है। अगर कम हुआ तो पीएल से जो है इस बार ड्रॉ करेंगे, मतलब पीएल में चार्ज करेंगे, पीएल से हटाएंगे उतने अमाउंट को। और अगर जो है ज्यादा है तो फिर उतना उसमें से जितना चाहिए उतना लेके बाकी बचा हुआ पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है डिप्रिशिएशन जो है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 1000 मतलब परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, बता दिया है बिल्डिंग पे 1000 और 3000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे देना है। तो ये अमाउंट्स कहाँ जाएगा, ये अमाउंट जो है बैलेंस शीट में एसेट से लेस होके बैठेगा रेस्पेक्टिव एसेट से, और इसके अलावा पीएल में चला जाएगा। एक्रूड कमीशन 12500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर, इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 15000। बोल रहा है कि कमीशन एक्रू हुआ है 12500 टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर, और इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। तो इसका मतलब ये दोनों ही हम लोग का क्या है, कम, ये इनकम है, ठीक है, ये दोनों ही इनकम है। तो फिर ये हम लोग का पीएल में जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है, पीएल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा एक्रूड कमीशन और एक्रूड इंटरेस्ट बोल के। और बाकी चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है, करेंट एसेट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी रिसीवेबल मोड में है। तो ये इज टू बी रिसीव्ड बोला है ना, और एक बोला है एक्रू, इज टू बी रिसीव्ड मतलब रिसीव होने वाला है, और इंटरेस्ट हैज एक्रूड मतलब इतना एक्रू हुआ है, ठीक है, मतलब इतना हमें मिलने वाला है। अच्छा फिर देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 प्रीपेड इंटरेस्ट, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग इतना है, तो इसका मतलब ये पीएल में सैलरी में ऐड होके बैठेगा, ठीक है, मतलब इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो क्योंकि हम लोग का जो अकाउंट्स है वो कैसा बनता है, वो तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे तो नहीं बनता है। तो एक्रूअल बेसिस पे मतलब 2000 अभी भी हमें देना बाकी है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो ड्यूरिंग द पीरियड का है तो वो तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा कि इतना सैलरी जो भी दिख रहा है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में वो पेड अमाउंट दिख रहा है, ये पेएबल है। तो क्या हुआ, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे होता है तो ड्यूरिंग द ईयर का जो भी खर्चा है वो हमें पूरा दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि ये हम लोगों ने पे नहीं किया ये लाइबिलिटी हो जाएगा, तो करेंट लाइबिलिटी के हिसाब से बैलेंस शीट में दिखेगा। प्रीपेड इंटरेस्ट 1500, तो हम लोगों ने
इंटरेस्ट को प्रीपेड किया है, प्रीपेड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पेड में से ये लेस हो जाएगा, ठीक है। पीएल में इंटरेस्ट पेड में से लेस हो जाएगा, मतलब हम लोगों ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो नेक्स्ट पीरियड का भी कर दिया, कितना कर दिया 1500, तो वो लेस कर देंगे, ठीक है। और जो इसका, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रीपेड किया है तो ये हमारे लिए एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में करेंट एसेट के तौर पे चला जाएगा, ठीक है, करेंट एसेट के हिसाब से। You are required to prepare manufacturing, trading, profit and loss account for the year ended 31st March 2022। तो हम लोग को प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। चलो तो लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, क्या था, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए जगह चाहिए होगा, काफी सारा डिटेल्स है, तो थोड़ा ज्यादा ही जगह रख लेते हैं। ज्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है, कम होने से प्रॉब्लम होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ये पूरा जगह रख लेंगे। ये एक पेज पूरा रख लिया मैंने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट बोला नहीं है, लेकिन हम बना के दिखा देंगे बैलेंस शीट भी। इसमें ना और भी थोड़ा जगह रख लेते, पता नहीं जगह चाहिए हो तो ट्रेडिंग वाले में। बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2022। लाइबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, देखो, सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हम लोग का चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो वो मटेरियल कंज्यूम्ड में जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे
टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आएगा, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000। अच्छा, इसमें परचेज वगैरह ये सब एडलेस हो सकता है, देखेंगे क्या क्या डेटा है, ठीक है। फिर है फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा 75,000, तो ट्रेडिंग में जाएंगे यहाँ पर। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हो गया 75,000। अच्छा, फिर देखते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हम लोग का बैलेंस शीट में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख, यहाँ पर लिखेंगे। वन लाख। अच्छा, यहाँ जगह रख देना एक लाइन, क्योंकि डिप्रिशिएशन क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो डिप्रिशिएशन था, ठीक है। अब हम तो याद करके कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में कैसे करना है पता होगा, तुम लोग जरूर ऐसे करते होगे। ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ा, जो भी चीजों पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस पे ऐसे हमें पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है। जैसे प्लांट मशीनरी पे था, इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट वगैरह पे था। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग क्वेश्चन को मतलब जब हम लोग लिखेंगे, इसको एक एक जगह पे पुट कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में, तो हमें याद रहेगा कि किसमें हमें जगह रखना है, कुछ एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लूज टूल्स, ठीक है, ये भी हमारे एसेट्स होते हैं लूज टूल्स, तो लूज टूल्स लिखेंगे। लेकिन इसके बीच प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ प्लांट मशीनरी का जगह हम बचा के लिख रहे हैं यहाँ पर लूज टूल्स, थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, लूज टूल्स ये कितना है 30,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, लूज टूल्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी 30,000, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 30,000, इस पे भी डिप्रिशिएशन था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी एसेट है। इन्वेस्टमेंट 25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटर में लिख दिया इन्वेस्टमेंट 25,000। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स है। अच्छा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, और इसके अलावा भी कुछ एसेट्स है यहाँ पर, तो इसको एकदम एंड में लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे लिक्विड होता है लिक्विडिटी फॉर्मेट के हिसाब से, तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक सबसे एंड में होगा, तो हम कैश एट बैंक लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड, आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो देखते हैं कैश इन हैंड है 20,000, कैश एट बैंक है 5,000।
अच्छा, फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर ये फिक्स्ड एसेट में जाएगा, मतलब यहाँ लिखना चाहिए, तो जगह है, लिख सकते हैं हम फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, थोड़ा जो है सीरियली अगर लिखते हैं कि किसके बाद क्या होना चाहिए तो बेटर होगा। इसमें ना कोई क्या बोलते हैं उसे, डिप्रिशिएशन था नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया। अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो तुम लोग उस दूसरे जगह पे भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि सारे फिक्स्ड एसेट एक जगह पे लिखने का। तो ये हो गया फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000। ठीक है, लूज टूल्स को थोड़ा नीचे लिख लेते, लूज टूल्स और ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा नीचे लिख लेते। लूज टूल्स 30,000, इन्वेस्टमेंट 25,000। इन्वेस्टमेंट 25,000। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर कैश इन हैंड। अच्छा, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 15,000। अच्छा, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल जो है ये हम लोग का डेटर के बाद होना चाहिए, तो डेटर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल 15,000। बिल्स रिसीवेबल था 15,000। सन्ड्री डेटर 40,000, तो यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर 40,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो कैपिटल से लेस होगा 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो है कैपिटल से लेस होगा 20,000। अच्छा, इसके बाद सैलरीज 20,000। सैलरी जो है इसमें आउटस्टैंडिंग बोला था, पीएल में जाएगा। ठीक है, सैलरीज। अच्छा, ये ट्रेडिंग में कितना जगह लगेगा, उसके बाद पीएल। ट्रेडिंग छोटा सा ही होगा, इसमें ज्यादा जगह नहीं लगेगा, पीएल में ही ज्यादा जगह लगेगा। ट्रेडिंग मेरे हिसाब से इसी जगह पे हो जाना चाहिए, यहाँ से हम लोग पीएल स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे डेटा दिखा सैलरीज 20,000, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट था। तो सैलरीज हो गया 20,000। कोल एंड फ्यूल तो 15,000, कोल एंड फ्यूल ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में कोल एंड फ्यूल जो है यहाँ तो रॉ मटेरियल का और भी डेटा आएगा। तो टू फैक्ट्री, टू कोल एंड फ्यूल बोल के लिख देते हैं 15,000 यहाँ पर। आउटर कॉलम में लिख देंगे 15,000 टू कोल एंड फ्यूल बोल के। फिर उसके बाद फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 20,000, ये भी इसके बाद चला जाएगा। टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 20,000 टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 20,000। ठीक है, उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, पीएल में जाएगा 4,000। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस बोल के पीएल में जाएगा 4,000। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, ये भी पीएल में जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जाएगा 5,000। अच्छा, फिर सेल्स रिटर्न दिख रहा है मुझे, सेल्स रिटर्न ये ट्रेडिंग में जाएगा। तो ट्रेडिंग में अभी तक तो सेल्स मिला नहीं, तो बाई सेल्स इधर लिखना होता है, इनर कॉलम में लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हो गया 10,000। अच्छा, इसके बाद बैड डेप्ट, पीएल में जाएगा टू बैड डेप्ट। टू बैड डेप्ट
टू बैड डेट बोल के पीएल में जाएगा 4000। फिर डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री का बता ही दिया 80,000, टू डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में लिखेंगे। अच्छा यहाँ लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस, ये है 80,000। अच्छा वेजेस में भी शायद कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं फैक्ट्री वाले में नहीं था, सैलरी में था, ठीक है, तो ये 80,000। वेजेस में तो नहीं था। अच्छा डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद पावर, ये भी फैक्ट्री का आइटम है, टू पावर बोल के 30,000 आ जाएगा। टू पावर बोल के 30,000 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद इंटरेस्ट पेड 7,000, इंटरेस्ट में प्रीपेड था तो पीएल में जाएगा, पहला बात है टू इंटरेस्ट पेड, टू इंटरेस्ट पेड 7,000 इनर कॉलम में जाएगा, यहाँ जगह रखना पड़ेगा एक लाइन। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 3,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम लोग ये रॉ मटेरियल परचेज के यहाँ पर ऐड करके भी लिख सकते हैं, और अगर लग रहा है कि जगह नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं, वहां जगह नहीं होगा मेरा। टू कैरेज इनवर्ट, टू कैरेज इनवर्ट ये हो गया 15,000। अच्छा कैरेज आउटवर्ड 7,000, ये चला जाएगा पीएल में। टू कैरेज आउटवर्ड 7,000, टू कैरेज आउटवर्ड 7,000 हो गया। अच्छा कमीशन पेड 9,000, टू कमीशन पेड, टू कमीशन पेड 9,000, ठीक है। और इसमें एडजस्टमेंट नहीं था, कमीशन रिसिप्ट में था, ठीक है, तो ये मत सोचो कि कमीशन में एडजस्टमेंट था, मैंने लिखा नहीं, कमीशन में है लेकिन कमीशन रिसिप्ट है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा 50,000, यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में आएगा कितना, 50,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है परचेज रिटर्न 5,000, ठीक है, परचेज रिटर्न 5,000, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा लेस परचेज रिटर्न, क्योंकि ये रॉ मटेरियल ही रिटर्न करते होंगे, क्योंकि जो परचेज करते वही रिटर्न करेंगे, ये परचेज रिटर्न कभी ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ये ट्रेडर थोड़ी ना है। 5,000 ट्रेडर होगा तो यहाँ पर जाएगा, परचेज रिटर्न हो गया। अच्छा इसके बाद कैपिटल 1 लाख बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल 1 लाख, कैपिटल 1 लाख बैलेंस शीट में गया। इसके बाद बिल्स पेबल 24,000, यहाँ पर लिख देते हैं बिल्स पेबल 24,000। अच्छा बिल्स पेबल 24,000 हो गया। लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन ये यहाँ पर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख हो गया। अच्छा उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000, ठीक है, ये पीएल में जाएगा। तो इसको बाई साइड भी लिखते हैं बहुत से जन, लेकिन हम इसे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल
डेट। अच्छा, इसमें ओल्ड प्रोविजंस कितना है हमारे पास? ओल्ड वैल्यू है 2000। ठीक है, यहाँ एडजस्टमेंट के लिए जगह रख देना है। अच्छा, इसके बाद है सेल्स 8,50,000। सेल्स 8,50,000। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000 ये बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000 हो गया। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख ट्रेडिंग में जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये है 1 लाख। अच्छा, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा यहाँ पर। इन्वेंट्रीज बोल के जो आएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 लाख। अच्छा, इसके बाद ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर पे। ठीक है, तो यहाँ डेटर दिख रहा है, इस पे क्रिएट करेंगे, लेस कर देंगे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000। ठीक है, अब ये और एक जगह भी एडजस्ट होगा। ये जो न्यू प्रोविजंस क्रिएट हुआ है ये हमें यहाँ पर, तो न्यू भी हमें रिक्वायर कितने का है? देखो, ओल्ड प्रोविजंस था 2000, हमें करेंटली भी 2000 ही प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी पीएल से कुछ भी हमें लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन अकाउंट में हमारे पास 2000 पड़ा हुआ था और एग्जैक्टली हमें 2000 का ही रिक्वायरमेंट हुआ, तो यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ पर कुछ आएगा नहीं। अगर इस तरीके से लिख रहा है, अगर बाई साइड लिखोगे तो भी बात बराबर है। यहाँ पर बाई साइड 2000 ऑलरेडी है और हमें क्रिएट 2000 करना है, तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। देखो ना, अगर इसका पीवीडीडी अकाउंट इंडिविजुअली बनाते हो तो बाई साइड में बैलेंस बोल के यहाँ ब्रॉट डाउन करोगे 2000 और करेंटली रिक्वायर्ड कितना है? 2000। ठीक है, तो पीएल से कुछ ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं है। जो अकाउंट में मुझे 2000 चाहिए उस अकाउंट में ऑलरेडी 2000 पड़ा हुआ है, तो फिर उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे करोगे तो भी बात सेम है, ऐसे लिखेंगे तो भी सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका 2000 हो गया। फिर बोल रहे डिप्रिशिएशन 1000 बिल्डिंग पे, 3000 प्लांट मशीनरी पे। ठीक है, डिप्रिशिएशन 1000 बिल्डिंग पे और प्लांट पे 3000। प्लांट पे 3000। ये हम लोग पीएल में लिखेंगे, टू डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, यहाँ लिखते हैं टू डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1000, टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3000। अच्छा,
accrued commission of 12,500 is to be received for the year 12,500, ठीक है। तो accrued commission 12,500 ये हम लोग पीएल में लिखेंगे, बाई accrued commission बोल के, बाई बाई accrued commission, और ये चला जाएगा क्योंकि ये करेंट एसेट है तो ये हम लोग का बैलेंस शीट में चला जाएगा, इनकम होने वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे accrued commission। 12,500 accrued commission। इंटरेस्ट हैज accrued on investment 15,000, तो accrued interest on investment ये भी आएगा, accrued interest on investment ये भी एसेट है, accrued interest on investment, accrued interest on investment ये हम लोग का हो गया 15,000 और ये भी पीएल में जाएगा, बाय accrued interest on investment 15,000, accrued interest on investment 15,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, तो यहाँ पर लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अच्छा ये हम लोग का यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। प्रीपेड इंटरेस्ट तो ये एसेट है, यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंटरेस्ट। अच्छा प्रीपेड इंटरेस्ट है 1,500, प्रीपेड इंटरेस्ट और कहाँ जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट से लेस हो जाएगा, प्रीपेड इंटरेस्ट 1,500। हो गया बस, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000 था, परचेज किया हम लोगों ने 5 लाख, उसमें से लेस कर दिया है 5,000 मतलब रिटर्न कर दिया है, तो ये हो गया 6,45,000। अच्छा 6,45,000 प्लस हो जाएगा 15,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, 8,05,000। अच्छा यहाँ कुछ मिस हो गया लग रहा है। ओ अच्छा हाँ, एक चीज तो गलत कर दिया मैंने, तुम लोगों ने भी नहीं बोला, ये देखो डिप्रिशिएशन ऑन, ये जो था प्लांट एंड मशीनरी वो यहाँ पर तो नहीं आएगा, वो कहाँ आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। यही तो हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था, ये मैंने गलती से लिख दिया है, इसको हटाते वहां लिखना पड़ेगा डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट मशीनरी तो फैक्ट्री आइटम हो गया ना, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टू depreciation on plant and machinery, to depreciation on plant and machinery 3,000,
अच्छा, अब देखते हैं, इसमें ऐड करेंगे 3000, 8,08,000, 8,08,000 हो गया। अच्छा, इधर बाई साइड में कुछ नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, 8,08,000, 8,08,000 हो गया। अब ये जो फिनिश गुड्स बना इस साल का, वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि उसके बेचना है, ठीक है, तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, कितना ट्रांसफर हो रहा है? 8,08,000। अच्छा, पहले से 75। अच्छा, यहाँ इसको एडजस्ट कर लेते पहले, ये हो गया 8,50,000 माइनस 10, मतलब 8,40,000। अच्छा, 8,40,000 और 10, 9,40,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड, अच्छा इधर जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा 9,40,000, 9,40,000, और ये माइनस करके देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, बेच के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। 9,40,000 -75 -8,08,000, 57,000 ग्रॉस प्रॉफिट। टू टू ग्रॉस प्रॉफिट 57,000, ग्रॉस प्रॉफिट 57,000 हो गया। अब ये ब्रॉट डाउन होगा पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 57,000। अच्छा, अब ये टोटल करके देखना पड़ेगा, +12,500 +15,000, 84,500। अच्छा, देखते हैं पीछे मैंने लिखा है क्या, यहाँ लिखते हैं 84,500, 84,500। आई थिंक इधर ही ज्यादा है, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ 20 - 2, 18,000। अच्छा, टोटल करते हैं 18,000 +4,000 +5,000 +4,000 +7,000 -1,500, 0, 0, 5,500। हाँ, 5,500 +3,000, 7,000, 9,000 +1,000 प्लस, बस और कुछ नहीं है, 56,500, 56,500 -84,500, 28,000। अच्छा, 28,000, बट आंसर है 24,000। चलो और एक बार देखते हैं क्या गलत हो गया। सबसे पहले मुझे मिल रहा है सैलरी, ओ ये ऐड होगा, मैंने लिस्ट किया, तुम लोग भी नहीं बता रहे हो। ये हो जाएगा मेरा 22,000। तो मेरा कितना आया था, हटा दिया मैंने, ठीक है, फिर से कर रहे थे। 22,000 +4,000, 5,000, 4,000, 5,500, 3,000, 7,000,
9,000, 1,000, 60,500 माइनस 84,500, 24,000। ठीक है। 2 नेट प्रॉफिट 24,000। अब ये यहाँ पर ऐड होगा 24,000, 24 और 20 मतलब 4,000, 1,04,000। कैपिटल जो है वो 1,04,000 बन जाएगा। 1,04,000 प्लस 2,00,000 प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 23,000 प्लस 2,000, 4,03,000। अच्छा, इधर भी चेक करते हैं। 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 15,000। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 38 प्लस 38,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस यहाँ पर ये माइनस करने से 1,00,000 माइनस 1,000, 99,000 और ये 27 आ रहा है प्लस 99,000 प्लस 27,000, 4,03,000। हाँ, इधर भी सेम आ रहा है 4,03,000। ठीक है, बन गया ये वाला। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। यहाँ से ट्रू फॉल्स से सबसे पहले बोला है बाई प्रोडक्ट वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बाई प्रोडक्ट को हमें कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इस पे वैल्यू करना है। तो देखो ये जो प्रोविजंस लिख रखा है ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए होता है। बाई प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू करना है वो हम लोग देखो यहाँ लिखे हैं। ये अगर तुम लोगों ने ठीक से क्लास देखा है तो फिर ये बोलना चाहिए, ये लिखवाया हुआ है बाई प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू करना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में होगा शायद, ये रहा। It is a residual of main product. Its selling price is recorded on the credit side of manufacturing account. Reduce the cost of manufacturing. ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो बाई प्रोडक्ट जो है उसको कैसे वैल्यू करेंगे, वो जितने में बिक जाएगा उस उतने में वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में नहीं, सिंपल जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जितने में बिकेगा उतने में वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का जो आंसर है ये फॉल्स हो रहा है, इसी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बोल रहा है द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड। बोल रहा है जो गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया वो प्रोड्यूस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो हमें जो है आइडेंटिफाई करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया गया है, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, मतलब प्रोड्यूस्ड गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ। अभी अभी तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वहां भी देख सकते हो, या फिर पूरा लिखवाया हुआ भी है क्यों हम लोग बनाते हैं। देखो ये रहा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना हो रहा है उसके लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए उसको बेच के कोई प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, वो नेट प्रॉफिट नहीं, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 में देखो
इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स, मतलब WIP एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बोल रहा है कि अगर कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स या अनफिनिश्ड जो भी बोलो, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, बिगिनिंग में और एंड में होता है किसी के अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसका कॉस्ट जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हैं ना, टू WIP, बाई क्लोजिंग WIP टू ओपनिंग WIP। ये देखो जो स्ट्रक्चर है उसी में ही दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग WIP हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये सेमी फिनिश गुड्स है, ये फैक्ट्री आइटम है, क्योंकि ये जब तक फिनिश गुड्स नहीं बनेगा तब तक ये फैक्ट्री आइटम ही रहेगा, तो फैक्ट्री का आइटम फैक्ट्री में ही दिखाना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, मतलब कितना रॉ मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया वो कैसे निकालेंगे। बोल रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सही है, ठीक है, कि हम लोगों के पास पहले से कितना रॉ मटेरियल था वो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जो परचेज किए वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब टोटल ये जो है अवेलेबल फॉर कंज्यूम, अवेलेबल फॉर कंज्यूम, ठीक है, उसमें से हम लोगों को दिखा कि इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 100 रुपए का रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम था, उसमें से अभी मैंने देखा बस 20 रुपीज का ही रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो बाकी 80 कहाँ चला गया, प्रोडक्शन के काम में लग गया, यानी वही होता है कंज्यूम। ये भी हम लोग लिख चुके हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड था क्वेश्चन वगैरह सारा हमारा। अब ये रिटर्न यहाँ पर लिखा है, वहां नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर रिटर्न नहीं है तो नहीं होगा, रिटर्न नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, जरूरी थोड़ी ना है कि रिटर्न होगा ही होगा। तो ये हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर का इसका मतलब हम लोग का ट्रू हुआ। फिफ्थ नंबर, द ट्रेडिंग अकाउंट विल so the quantities of finished goods, raw material and work in progress। नहीं, ऐसा कहाँ होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, फिनिश गुड्स ऑब्वियसली दिखाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल या फिर WIP थोड़ी ना दिखाते हैं। रॉ मटेरियल और WIP दोनों हम लोग दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्योंकि रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है और जो सेमी फिनिश्ड है वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। जो फिनिश गुड्स बन जाएगा वो भले वो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। सिक्स्थ नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब मैंने बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोला जाता है। कॉस्ट में तुम लोग इसका अलग चैप्टर ही पढ़ोगे, इंटर में या बीकॉम में भी पढ़ोगे, अगर बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम में भी मिल जाएगा। सॉरी, ये देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या फिर जिसे हम लोग ओवरहेड भी बोलते हैं। तो ओवरहेड इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वे मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, कभी नहीं, ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट आइटम को बोलते हैं। तो सिक्स नंबर वाला फॉल्स है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, यहाँ है नहीं लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। डायरेक्ट सभी खर्चे को जब ऐड करोगे, मटेरियल, लेबर या फिर कुछ और खर्चा, तो उसे प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। और ओवरहेड का मतलब सभी इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। तो सिक्स नंबर का आंसर भी हम लोग का फॉल्स होगा। सेवेंथ नंबर में बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रीपेयर्ड बाय एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं, मतलब जो गुड्स किसी से खरीद के फिनिश गुड्स फिर किसी को बेच देते हैं, उसी को ट्रेडर बोला जाता है। तो नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो ट्रेडर नहीं, मैन्युफैक्चरर प्रिपेयर करता है, तो ये भी हम लोग का फॉल्स होगा। ये भी मैंने बता दिया था, और ये वैसे भी देखो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रेडर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, बोल रहा है अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल, in the period will understate cost of goods manufactured in that period, overstate current asset, understate net income in that period, none of the थ्री। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP, मतलब ये जो क्लोजिंग WIP होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है, ये अगर बाई चांस हम लोगों का कम है, कम दिख रहा है, ठीक है, तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा। बोल रहा है कि ऊपर के तीनों का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, या फिर ये तीनों में से कोई, जैसे कि बोल रहा है अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड। तो अगर मेरा क्लोजिंग WIP कम आ रहा है, तो बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उस पीरियड में वो कम दिखेगा। ओवर स्टेट करेंट एसेट, करेंट एसेट ज्यादा दिखेगा। अंडर स्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड। तो देखो, ये तो क्लोजिंग स्टॉक का एक कंसेप्ट हो गया। तो तुम लोग को अगर पता है क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, देखो जैसे यहाँ पर हम ट्रेडिंग से समझाएंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करेंगे। मान लो यहाँ पर ट्रेडिंग में मेरा यहाँ पर परचेज है मान लो 100 रुपीज का, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेल्स किया है मान लो 80 रुपीज का, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है
मान लो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, ये सेल्स का छोड़ो, हम लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिख के बताते हैं, ठीक है। तो इधर लिख रहे हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया 150, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 50 आ जाएगा, ठीक है। इधर अगर 150, ग्रॉस प्रॉफिट 50 आ जाएगा। वहीं पर अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 140 और ये वाला 100 ही है, तो इधर जीपी 40 आ जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शनेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सेम तरीके से ये भी क्लोजिंग के बारे में बता रहे हैं, हाँ बस इतना डिफरेंस है, ये फिनिश्ड गुड्स का होता है, ये डब्ल्यूआईपी का होता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कम दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग का जो इनकम है वो भी क्या दिखेगा, कम दिखेगा। अंडरस्टेट इन नेट इनकम इन दैट पीरियड, उस पीरियड का इनकम जो है हमारा कम दिखेगा, ये आंसर होगा, ठीक है। करेंट एसेट बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि करेंट एसेट बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो कम दिखेगा, ऐसा भी नहीं है। गुड्स जितना मैन्युफैक्चर हुआ है उतना ही दिखेगा, उसका कॉस्ट क्यों कम दिखेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन प्रॉफिट के साथ होता है। तो अगर चाहो तो तुम लोग नोट डाउन करो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा तो प्रॉफिट जो है हमेशा बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हुआ तो प्रॉफिट जो है हमेशा कम होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शन होता है, और ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन जो है रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो ओपनिंग स्टॉक है 100, क्लोजिंग स्टॉक है 120, तो प्रॉफिट हो गया इतना, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक 120 और ओपनिंग स्टॉक मान लो हो गया 90, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 40, 30, ठीक है, 30। तो देखो ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट जो है कम हो गया, ठीक है। ये देखो जब 100 था तब 20, और जब 90 हुआ, ओपनिंग स्टॉक जब 90 हुआ तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है। सेल्स इज इक्वल टू, सेल क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने बेचा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है और उसको कितने में बेचा, प्रॉफिट जितने में बेचा उसमें प्रॉफिट लगा के बेचा, तो ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्यों होगा, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का चीज 120 रुपए में बेचा, ठीक है। तो मैंने 100 रुपए में एक जो है मान लो एक बॉक्स बनाया, ठीक है, फिर उसको 120 में बेच दिया। तो ये 100 रुपए मेरा लागत लग गया इसको बनाने में, तो 100 रुपए मेरा क्या हो गया, कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने बेच दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों जगह पे सही लिखा हुआ है। अब इस पे प्रॉफिट लगा के ना बेचेंगे तो फिर प्रॉफिट ऐड होगा, लेस क्यों होगा। तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो फिर ये माइनस ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है, फिर ग्रॉस लॉस लिखा होगा, वो भी माइनस नहीं प्लस होगा। मान लो 100 में बनाया 90 में बेचा, तो लॉस में बेचा कितना, 10 रुपए लॉस में बेचा, तो उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस लॉस बोल के ये 90 ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो प्रॉफिट बोला है तो ये गलत है, ये सही है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो इक्वेशन ही गलत दे रखा है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो कभी ना, ये थोड़ी ना गुड्स सोल्ड का प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट होता है कि जो गुड्स बेच के हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उससे बिजनेस का अदर एक्सपेंसेस जैसे कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके का खर्चा पे करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या बोला है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, मैंने तुम लोग को एक लिखवा रखा है, ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो ओवरहेड जो है हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोलते हैं। अब वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं, और वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं, तो डी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, ओवरहेड हम लोग ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड को बेसिकली, ठीक है, फैक्ट्री में जो ओवरहेड लगता है उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम लोग प्रोडक्शन भी बोलते हैं क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड विद प्रोडक्शन, और वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द थ्री होगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ नंबर में बोल रहा है सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू, तो सेल्स वैल्यू क्या
किया जाता है बाई प्रोडक्ट का, बाई प्रोडक्ट बेच के जो पैसा आता है उससे हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसे इनकम की तरह दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट साइड में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये चीज तो मैंने उसका डेफिनेशन लिखवाते वक्त भी बोला था, ये देखो क्रेडिट साइड में आता है, ये देखो क्रेडिट साइड, ये दिख रहा होगा क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और मैंने ये एग्जांपल से समझाया भी था, ठीक है। तो अगर इनकम मानते हैं तो फिर क्रेडिट साइड में ही दिखाना पड़ेगा, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड होता है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर में बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें क्या दिखता है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड, ऑल द थ्री, ठीक है। तो ये आंसर ना डी होगा, देखो जिसमें से पॉइंट सी के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स मैंने बता रखे, सी वाला भी बता देते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट द फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया उसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितना हमारा लगा, उसका डिटेल्स हमें मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, जिसको हम लोग लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में क्या खर्चा लगा उसका डिटेल्स प्रोवाइड होता है, उसी से तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर बोल रहा है इट फेसिलेट्स रिकंसिलिएशन, ये रिकंसिलिएशन में हेल्प करता है। जैसे तुम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी किए होगे, ठीक है, अगर मेरे पास भी कर सकते हो शायद अगर किए हो तो। और एक होता है कि 11 में भी होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो पासबुक होता है बैंक के पास जो हमारा मतलब एक्चुअली बैंक के पास ही ओरिजिनल पासबुक होता है, हमारे पास तो जेरोक्स कॉपी होता है, उसके साथ बैंक के पासबुक के साथ जब हम लोग अपना कैश बुक को मैच करते हैं, अगर मिसमैच होता है तो उसे हम लोग रिकंसाइल करते हैं कि किस वजह से मिसमैच हुआ। वैसे ही फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट रिकॉर्ड, फाइनेंशियल बुक्स का मतलब क्या है, जो तुम लोग अकाउंट्स पढ़ते हो ना वो फाइनेंशियल बुक्स है, मतलब जहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला डेटा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या है ना, कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओनली मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल जो है वो ये देखो ये जो अभी रिकॉर्ड किया ना ये भी फाइनेंशियल है, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है उसमें ओनली एंड ओनली कॉस्ट का रिकॉर्ड। जैसे मान लो फाइनेंशियल में इंटरेस्ट का भी रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, कि इंटरेस्ट पेड का, लेकिन कॉस्ट में इंटरेस्ट पेड का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स करते हैं ओनली कॉस्ट रिकॉर्ड, वो सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर मतलब फैक्ट्री रिलेटेड आइटम को ही रिकॉर्ड करते हैं, बाकी किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन फाइनेंशियल बुक्स जो बनाते हैं वो सारे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, इस वजह से इनके साथ इनका प्रॉफिट का जो है डिफरेंसेस दिख जाता है, ठीक है। तो इसको रिकंसाइल करना पड़ता है, वो भी इंटर में होता है, कॉस्ट में है ये चैप्टर की रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर उसका भी हेल्प हो जाता है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, हम लोग फाइनेंशियल बुक्स बनाते हैं और उसके साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएंगे तो कॉस्ट वाले तो वो बनाते ही है, तो उसके साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, मैच करके रिकंसाइल कर सकते हैं कि किस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है अलग दिख रहा है। तो ऑल ऑफ द थ्री होगा, ठीक है। ये तीनों काम में हमारा हेल्प हो जाता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो। बस ये कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ है नहीं, तो ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आज और कुछ नया स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइक एनपीओ हो गया या फिर सिंगल एंट्री, ये दोनों में से देखते हैं कौन सा स्टार्ट किया जाए, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय।